पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो किसी से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो एक ना तो संयुक्त होती है, ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या हुआ, देखो कॉम्पोजिट नंबर जो किसी संख्या से विभाज्य हो जाए। ठीक है, दो दो एक क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, चार सबसे छोटी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या, क्योंकि चार किससे विभाजित हो जाता है, दो से विभाजित हो जाता है, चार चार से विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। अगर पाई लिखा आ रहा है तो एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। कई बच्चे सोचते हैं कि पाई का मतलब 22/7, जी नहीं। अगर 22/7 लिखा हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि ये परिमेय है, ये संख्या परिमेय है। लेकिन अगर पाई लिखा हुआ आ रहा है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में हम आते हैं, कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है कि कौन सी है। तो 3 का वर्गमूल तो 3 ही होता है और 4 3 12, यानी कि 2√3। √3 से √3 कटा, यह आ गया 1/2 p/q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, ये परिमेय है। ठीक, उसके बाद देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 1 कम 7, 1 का वर्गमूल क्या होता है, एक परिमेय संख्या है। √2 गुणा √2, √ को 2 बार गुणा करने से √ हट जाता है तो सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक, 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 3 परिमेय है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कैसे, √2, √10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, √ के अंदर भाल निकाल लो, 10 को मैं लिख सकता हूँ √10 को √2 गुणा √5, √2 1 √2, यहाँ क्या बचा, 1/√5। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर √ होता है तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है अपरिमेय। तो ये क्या है, अपरिमेय। परिमेय के बट्टे में अपरिमेय अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के लौशा तथा मौशा क्या है, समान है, तो वो संख्या क्या होगा। अगर लौशा और मौशा दोनों समान है तो वो दोनों संख्या कैसी होती हैं, समान होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि 0/29, ठीक है, 0/29 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो 0.29 इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं डिटेल में समझाता हूँ। इसे हम x मान लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, 29 बार बार आ रहा है। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। दो संख्या के ऊपर बार लगाए, यानी कि 100 से गुणा करना है, एक के पीछे 2 0 लगाना है। 100 से गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा 100x, और यहाँ 0.2 स्थान के बाद में लगेगा, गुणा करने पर 0.2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लोगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, तो 100x बराबर है 29 चला जा रहा है, और यहाँ है x बराबर 0.29 घटा देंगे तो देखो इधर और इधर समान है, पूरा घट जाएगा। 29 में 0 घटाओगे 29 आ जाएगा, और 100 में से 1 x कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99x। ठीक, अब 99 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसको यहाँ लिखते हैं, दो संख्या है तो 99 लगेगा, 3 होता तो क्या हो जाता, 999 हो जाता, एक के ऊपर बार लगता तो 1 होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 29/99 डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 - sin² 60 का मान कितना होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, वर्ग करने पे √ हट जाता है, 3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे, √ हट के 3 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉसअप आ जाएगा 1 चौको 4। अब इसकी गुणा इसके साथ, 4 1 कम 4, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कह रहे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अगर हर का गुणनखंड, ठीक, हर का गुणनखंड सिर्फ 2 2 आता हो, सिर्फ 5 5 आता हो गुणे में, या 2 और 5 दोनों आते हो, तब क्या होता है, शांत होता है। तब क्या होता है, शांत। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या आएगी तो क्या होगा, अशांत। तो शांत पूछा है 40, बट्टे वाले का हर का गुणनखंड करो, 40 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, पीछे 0 लग गया, 2 पंजे 10, 5 एक कम 5। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 आया है 1 बार। तो 2 भी है और 5 भी है, एक तीसरा वाला रूप आ गया है, यानी कि ये क्या होगा, शांत होगा। बाकी तीनों क्या है, अशांत है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो क्या हो जाता है, अशांत। अब इसमें पूछ रहा है आपसे अशांत, ठीक है। तो देखो ये वाला अशांत है, 343, काटो, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 6 बजा, 7 9 63, 7 7 49, 7 कम 7। तो हर का गुणनखंड किया, 7 कितनी बार है, 3। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आएगी तो क्या होता है, अशांत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्या होगा, अशांत। कह रहे हैं 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। 400 का गुणनखंड करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटना है, 2 दूनी 0, पीछे से 2 0, 2 एक कम 2, देखो 2 दूनी 4, पीछे से 2 0 आ गया, 2 एक कम 2, पीछे से 2 0 आ गया, 2 पंजे 10, फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। तो 5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 130 को उन्होंने ऐसे लिखा है, ये बस आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है। तो 130 और 15 का मौशा क्या होगा, मतलब 100, ये जो यदि 130 ये है और मौशा 130 15, मौशा क्या होगा, मतलब 130 और 15 दे रखा है तो मौशा एक्स वाई का क्या होगा, ठीक। सिंपल से बात समझो कि जो मौशा 130 और 15 का होगा वही मौशा एक्स और वाई का होगा, ठीक है। और एक्स वाई यहाँ से आपको लेना है। तो देखो पहले 130 और 15 का क्या निकालो, मौशा निकालो। 130 को हम काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 थी 15, और यहाँ पर है 15, 5 थी 15, 3 एक कम 3। तो 130 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 13, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 5 है। तो जो मौशा होगा वो जो दोनों में होता है उसको लेते हैं और उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो 5 की न्यूनतम घात 1, यानी कि 5 हो जाएगा। अब हमें ऐसा देखना है 4 ऑप्शन में से जिनका मौशा 5 आए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 और 10, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 दिया 15, और 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो जो दोनों में उसको लेते हैं 5, तो मौशा क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। वही ऑप्शन सही होगा जिसका मौशा क्या है, 5 के बराबर है, ठीक। कह रहे √125 का परिमेयीकरण गुणन क्या होगा। परिमेयीकरण, देखो 125 को अगर हम लिखें, गुणनखंड करें, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 कम 5। तो जिसका जोड़ा बनाएंगे वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनाए वो अंदर रह जाएगा। √5 है, परिमेय बनाने के लिए √ को हटाना पड़ेगा, और √ हटाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, कम से कम √5 से, तभी जाके ये परिमेयकरण हो पाएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है, अगर हमारे पास 2 संख्या हैं और उनका अगर हम HCF निकालें, मौशा निकालें, और अगर वो एक आए तो उसको हम सहअभाज्य बोलते हैं, को प्राइम कहते हैं।
ठीक है, तो निकालो पहला वाला 9, 9 का गुणनखंड करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 16 का करो, 2 अट्ठे 16, 2 चुक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4। तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है जो दोनों में हो। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उस स्थिति में जो HCF होता है वो 1 होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। HCF 1 आना चाहिए, मौशोभा 1 आना चाहिए। अगर मौशोभा 1 आता है तो उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक मतलब घात 1, शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है, हमसे ये बोल रहा है बहुपद का शून्य क्या होगा? तो ये बहुपद है, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 1। कह रहे हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अगर -4 और 7 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्य दे रखा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अल्फा 4 है, बीटा 7 है, माइनस के 4 और 7। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा और प्लस गुणा माइनस माइनस 7 28। तो आंसर आ जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। कह रहे एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दे रखा है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा दे रखा है। आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा गुणे में। तो अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 5 और अल्फा बीटा में दे रखा है 6। आंसर आ जाएगा x² माइनस के 5x प्लस का 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? सूत्र होता है c/a। ए क्या है हमारे पास? y² का गुणज कुछ नहीं तो 1। बी क्या होता है? y का गुणज माइनस का 6 और c क्या होता है? 8। अचर पद रखो 8/1 यानी कि 8। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये हमारा बहुपद है तो f-1 कितना होगा? तो बस क्या करना है, x के जगह पर आपको -1 रख देना है। x के जगह पर -1 रख दिया जहाँ जहाँ x था। तो ये हो जाएगा 3, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 1 का वर्ग 1, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 7 एकम 7। तो ये 3 एकम 3, 7 और 3 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे इस बहुपद का शून्य क्या होगा? शून्य निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं और माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस √3, प्लस का 3 माइनस का √3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं या फिर हल करके भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? 10x माइनस का 2y 32 और अगला है 6x, अच्छा प्लस के 2y है, माइनस के 2y बराबर 0। विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, कटेगा 10 और 6 16x और 30 और 2 32, 16 दूनी 32, x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। या ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, 6x माइनस का 2y बराबर 0, x का मान 2 रख दिया,
और माइनस का 2 वही इधर के प्लस का 2 वही, 6 दूनी 12, 2 छंग 12। तो y का मान कितना आ गया 6 और x का मान कितना आया था 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर ये रेखा और ये रेखा समानांतर है तो p का मान क्या होगा। समानांतर की कंडीशन होती है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। ठीक, a1 क्या है x का गुणज पहले वाले का, a2 क्या है दूसरे वाले का x का गुणज, b1 क्या है y का गुणज p, b2 क्या है दूसरे वाले y का गुणज। 4 एक कम 4, 4 तिया 12। ठीक, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 9 एक कम 9 और यहाँ बट्टे में 3 है, 3 तिया 9, p का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समीकरण निकाय ये वाला और ये वाला अनगिनत हल है तो k का मान क्या होगा। अनगिनत की कंडीशन क्या होती है a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। a1 क्या है x का गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है, दूसरा वाला a2 क्या होता है x का गुणज 5, b1 क्या है y का गुणज 2 और b2 क्या है k। c1 प्लस का 3 इधर के क्या होगा माइनस का 3 और ये प्लस का 15 इधर के क्या होगा माइनस के 15। इन दोनों को बराबर ले लो, तिरछे गुणा करोगे k एक कम के 5 दूनी 10, आंसर आएगा k बराबर 10। ठीक, अगले प्रश्न में हम आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके अधिकतम घात 2 हो। तो यहीं से मुझे दिख रहा है ये वाला, इसको खोल देंगे। a का वर्ग b का वर्ग 2ab 3 से अंदर गुणा कर देंगे 3x 3 चुके 12 x की घात 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस का 3x इधर रखे माइनस हो गया, प्लस के 12 इधर रखे माइनस का हो गया, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। x की घात 2, 4 में से 3x घटाओगे 1x बचेगा और 4 में से 12 घटाओगे माइनस के 8 बचेगा। तो x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा। देखो आप जानते हैं x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। तो देखो a के स्थान पर क्या है यहाँ पर p x स्क्वायर का गुणज, b के स्थान पर क्या है q एंड c के स्थान पर क्या है r। ठीक, तो माइनस b हमारा क्या है b हमारा x का गुणज q प्लस माइनस बी स्क्वायर q 4 a की जगह पे p है और c की जगह पे r है बट्टे 2a a की जगह पे p है। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो ऑप्शन में माइनस का q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4pr बट्टे में 2p, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम निकालते हैं विवेचक विविक्तिकर जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज 6, बी के स्थान पर क्या है एक्स का गुणज 6 और सी के स्थान पर क्या है अचर पद 1 रखो यहाँ पर। छः छंग 36, 4 छंग 24, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो धनात्मक आया है पॉजिटिव आया है तो वास्तविक मूल होता है और भिन्न भिन्न होता है। अगर डी का मान प्लस में आता है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होते हैं। डी का मान अगर 0 होता है तो वास्तविक और मूल समान होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, तो वास्तविक और असमान। इसमें पूछ रहे हैं मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के 18, ए क्या है एक्स का गुणज 3 माइनस माइनस प्लस 3 छंग 18, आंसर आ जाएगा 6। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, देखो अगर एक मूल अल्फा है, अल्फा की जगह अल्फा है और दूसरा उसका व्युत्क्रम है 1/अल्फा, तो कौन सी कंडीशन सही होगी? आप जानते हैं जो मूलों का गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है C/A, और ये एक प्रॉपर समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दे रखा है। अल्फा की जगह अल्फा बोला है, बीटा की जगह पर क्या है उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा, C/अल्फा से अल्फा घटा, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, ए कम ए, तो ए बराबर सी आ जाएगा। 28वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा? A15 यानी कि A + 14D, एक कम कर लेते हैं। प्रथम पद क्या है? ये प्रथम पद है 1/2। D कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा के, एक में से आधा घटाओगे आधा आ जाएगा, 2 7 14, 7 एकम 7, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 ले लिया, 2 एकम 2, तिरछे गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15/2। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में कौन से नहीं होते जिनके पदों के बीच का अंतर समान ना हो? 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर है और 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है। ये जो अंतर है वो समान नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9, ये 9 है, सार्वंतर -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल S12। सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n-1 गुणा d। 12 पदों का योगफल n की जगह पे 12 बट्टे में 2, a की जगह पे क्या जाएगा 9, ठीक, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 12 -1, और d के स्थान पर क्या -3, 2 × 12 9 दूनी 18, 12 में से कम करेंगे 11 -3, 11 3 33। तो देखो यहाँ घटाओगे तो 13 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और 2 में से घटाएंगे 1, 15 छक्का 90, माइनस का 90 आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है? कौन सा पद, किस पद के लिए बोल रहा है 170? तो nवा पद 170 हो जाएगा। जिस पद के लिए आपको पूछेगा ना वो an होता है। प्रथम पद हमारा 17 है, सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो कितना सार्वंतर 34, हमें n निकालना है। आप जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 गुणा d। तो an हमारे पास कितना है? an 170, a हमारे पास क्या है 17, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास कितना है 17, प्लस का 17 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 17, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 153, ये गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 17 9 153, माइनस का एक तरह के प्लस का हो गया, तो n का मान क्या आ गया 10। जो 10वां पद होगा वो 170 होगा, ठीक। कह रहे हैं समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी? देखो जो पहला पद है समांतर श्रेणी का वो 51 है, और जो अंतिम पद है an वो 6 है। पदों की संख्या n निकालनी है। सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद से पहला पद घटा दो तो -3 है सार्वंतर। आप जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 गुणा d। an का मान है 6, रख दो, a हमारे पास है 51 और d हमारे पास है -3, प्लस का 51 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 में से 51 घटाओगे कितना आ जाएगा -45, -3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, माइनस से माइनस घटा, 3 कम 3 3 ही बचे 15,
माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, तो n का मान कितना आ जाएगा 16। तो कितने पद होंगे इस एपी में? 16 पद होंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। और सम संख्याओं की संख्या भी कितनी है? 25। देखो कैसे निकालोगे? विषम संख्या 1 से शुरू होती है और 49 पे ख़त्म होती है। चाहे सम बोले या विषम बोले, हम हमेशा किसी सम और विषम के बीच, देखो लगातार सम संख्या अगर बोलो, 1 के बाद क्या आएगा? 3। विषम संख्या में 1 के बाद 3, उसके बाद 5, तो ये एपी बन जाएगा। सबके बीच में 2-2 का अंतर होता है। तो प्रथम पद कितना है? 1, और शार्वांतर कितना होता है? 2। अंतिम पद है 49। आपको क्या निकालना है? n। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अंतिम पद है 49, प्रथम पद है 1, n हमें निकालना है, d हमारा 2 है। प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा, 49 में से घटाओगे 48 बचेगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे 24, माइनस के इधर के प्लस, तो n का मान कितना आ जाएगा? 25। स्टार्टिंग पे ही बोल दिया था मैंने, 0 और 50 के बीच में 25 सम होती है और 25 विषम होती है। अगले प्रश्न में आओ। किसी त्रिभुज ABC में चित्र बनाते हैं पहले। B कोण समकोण है, ये B है तो यहाँ A होगा, यहाँ पर C होगा, ABC। AB √15 है, ठीक। BC 1 है, AC 4 है, तो tan A का मान क्या होगा? A के लिए पूछ रहा है, जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। और tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब है 1, आधार है √15, 1 बट्टे √15। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉसेक थीटा अगर के बराबर हो, देखो कॉसेक थीटा के है, के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो साइन क्या होता है? साइन होता है कॉसेक का उल्टा, 1 ऊपर आ जाएगा के नीचे, और हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का सूत्र होता है अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या? 1 के बट्टे में के रखो यहाँ पर, ठीक। 1 का वर्ग 1, के का वर्ग के स्क्वायर, के स्क्वायर लॉसअप आ जाएगा, के स्क्वायर कम के स्क्वायर माइनस 1, ऊपर तो रहेगा के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर अंडर से बाहर आके क्या हो जाएगा? के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। 1 बट्टा सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉट tan थीटा गुणा कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। कह रहे हैं अगर कॉस थीटा का मान 1/2 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? तो पहले साइन निकाल लो, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अंडर के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान 1/2 दे रखा है, वर्ग है तो वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, लॉसअप 4 आ जाएगा, 4 1 कम 4 माइनस 1, यह आ जाएगा 3/4। 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमें साइन मिला, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, 2/√3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर थीटा 45 हो तो सेक 45 और कॉसेक 45 का मान निकालना है। सेक 45 और कॉसेक 45, ठीक। सेक 45 का मान होता है √2, कॉसेक 45 का मान भी होता है √2। √2 ये आ जाएगा 2 √2। इसमें से पूछ रहा है देखो हमें कि √3 tan A माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3, तो A का मान क्या होगा? तो देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कटा, ये आ गया √3।
इधर 10 है बराबर है, इसका मान भी आपको 10 में सोचना है। 10 60 का मान होता है √3, 10 से 10 हटा तो ए का मान आ गया 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब देखो सेक कौसेक इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, तो इसका मान 1 होगा और ऊपर है स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका मान सबसे अधिक है? cos 45। cos 45 का मान होता है 1/10√2। साइन 0 का मान 0, cot 45 का मान 1 और साइन 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो सबसे अधिक मान किसका है? cot 45 का। साइन 30 का मान होता है 1/2। cos स्क्वायर थीटा -1, तो देखो अगर यहाँ से -1 निकाल ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के सामने क्या माइनस। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। अब ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसके जगह पे मान रखते हैं 1 माइनस सेक, तो इसके जगह पे आ जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा गुणे में कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये माइनस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा गुणे कॉट थीटा, टोटल का स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लग गया। और आप जानते हैं टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया माइनस का 1। साइन एल्फा, तो साइन एल्फा ही है। कॉट एल्फा को लिखते हैं हम कॉस एल्फा बट्टे में साइन एल्फा। साइन एल्फा से साइन एल्फा कटा, क्या बचा? कॉस एल्फा। कहना थीटा बट्टे 5 12 डिग्री के बराबर हो, तो 3x, और x नहीं है गुणा है, इसका मान क्या होगा? थीटा बट्टे 5 12 डिग्री के बराबर है, तो बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 12 पंजे 60 डिग्री हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे मान रखना है 3 और यहाँ पर रखना है मान कॉसेक 60 थीटा का मान, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग करेंगे √ हट जाएगा, 3 से 3 कटा, क्या बचा? 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जानदार। कह रहे ये चीज़ ये है तो इसका मान क्या होगा? देखो हमारे पास क्या है, शाइन एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ शाइन एक्स, ये प्लस का साइन स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। इधर क्या है? साइन एक्स। दोनों तरफ वर्क कर दो, इधर भी वर्क किया इधर भी वर्क किया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x, 2 दूनी 4 है ना। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है कॉस की पावर 4x, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। और इसका मान हमसे पूछा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। ठीक। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 के बराबर है? तो कॉसेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। सेक 30 का मान होता है, सेक 30 क्या होता है? कॉस 30 का उल्टा, तो ये होता है 2/√3। साइन 60 का मान होता है √3/2। टेन 60 का मान होता है √3, और कॉट 30 का मान होता है √3। तो कॉसेक 60 सेक 30 के बराबर है। अगला प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स के बराबर हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए। आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के।
ठीक, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसका मान हमें x दे रखा है, और ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये चीज़ जिसका सूत्र होता है a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुणे में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका मान तो मुझे दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, x। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/x। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसको और इसको हल करो, चूंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 1/x और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है x। हमें कॉसेक का मान चाहिए, प्लस माइनस में जोड़ देंगे, जोड़ने में विपरीत चिन्ह घटेगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, और ये है 1/x प्लस में x, लॉशब आ जाएगा x। एक x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2। अब ये 2 गुणे में है, इधर के पट्टे में आ जाएगा, 2 गुणे में है, इधर के पट्टे में आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा का मान होगा, देखो इसको लॉशअप पहले हल किया है ना, लॉशअप आ जाएगा x से कम x, 1 कम 1 और x गुणा x, x स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम 50 MCQ रखते हैं, बाकी जो 50 MCQs हैं आपको वो सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।